आज का वीडियो एक थोड़ा क्रिमिनल लॉ से अलग हटकर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तरफ ले जाया गया है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ 5 रिट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे से फॉलो कीजिए और आपको कोई भी ऐसा लॉ का टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो चाहिए हो वो मेरे इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेज में भेज दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। अब वीडियो आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास एक प्लॉट है, 200 गज का प्लॉट है, उसके ऊपर आपने अपनी एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। केवल बिल्डिंग खड़ी करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा या आपको तब सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ठीक है वो प्लॉट आपका है, वो बिल्डिंग आपकी है, लेकिन आपको तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब तक वो प्रोटेक्टेड ना हो। अब आप उसे प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे उस पर दीवार से बाउंड्री बनवाएंगे, चाहे उस पर फेंसिंग कराएंगे, ठीक है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन तब होगा जब वो प्रोटेक्टेड होगी, इवन आपकी होने के बावजूद। इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स क्या है आपको पता है, पार्ट 3 में डिफाइंड है ये। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे भारत के संविधान ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए हैं। अब वैसे तो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, सिटीजन्स के लिए हैं, पर और ज़्यादा सेफ कब फील करें या और ज़्यादा आप लोग प्रोटेक्टेड कब फील करेंगे, जब उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ हो। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए वैसे तो मेनली 4 जगह प्रोटेक्शन की बात होती है। सबसे पहले होती है आर्टिकल 13 में, 1313 में, और आर्टिकल 13 ये बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगली बार हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात होती है आर्टिकल 359 में। 359 आर्टिकल ये बताता है कि इमरजेंसी के अलावा और किसी भी कंडीशन पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन सिटीजन्स के, वो सस्पेंड नहीं हो सकते। उसके अलावा कहाँ बात हुई है, एक तो आर्टिकल 32 में बात हुई है और आर्टिकल 226 में बात हुई है, जो कि हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 में आप अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट होता है या वायलेट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंडर डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट कर लीजिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। उसके बाद आर्टिकल 226 के अंडर एक इंडिविजुअल जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो, डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अच्छा, बाकी केसेस की तरह यहाँ पर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन वाली चीज़ नहीं आती। ये नहीं होता कि आप लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में जाएंगे, आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर कर ये बताना होगा कि आप हाई कोर्ट पे क्यों गए, लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट के पास ही जाइए। अब इसमें हम ये समझते हैं दोनों आर्टिकल्स में 2 मेजर डिफरेंस हैं। सबसे पहला मेजर डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 32 क्या करता है, जब किसी इंडिविजुअल का राइट वायलेट होता है और वो आर्टिकल 32 में अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट को, तो इस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स इशू करता है उस इंडिविजुअल के लिए। उन रिट्स का नाम है, पहला हेबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा सर्शियोररी, चौथा प्रोहिबिशन और पांचवा को वारंटो। उसके अलावा हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट भी यही 5 रिट्स इशू करता है इंडिविजुअल्स के लिए। अब डिफरेंस कहाँ आता है, पहला डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक ही फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं और आर्टिकल 32 भी इसका मतलब एक खुद फंडामेंटल राइट है। लेकिन आर्टिकल 226 एक फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। तो पहला इशू ये था। और दूसरा जो मेन मेजर डिफरेंस है वो क्या है, आर्टिकल 32 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो। लेकिन आर्टिकल 226 के अंडर आप केवल फंडामेंटल राइट के अलावा और भी चीज़ों के अगेंस्ट आप रिट्स इशू करवाने के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो या कोई और लोअर ऐसा कोर्ट हो
जिसके अंडर ये आपको दिया गया हो कि जी अगर इसके ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अप्रोच करना है, ऐसे और लोअर ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट आप 226 आर्टिकल के अंडर हाई कोर्ट पे अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन 32 में आप सुप्रीम कोर्ट के पास केवल तब जाएंगे जब आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होगा। अब सबसे पहले समझते हैं रिट ऑफ हेबीज कॉर्पस। हेबीज कॉर्पस क्या है? एक लैटिन टर्म है। हेबीज कॉर्पस का मतलब है टू हैव अ बॉडी। हेबीज कॉर्पस के अंडर क्या होता है, ये बनाया गया सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रेट है। पहले मैं आपको ये बता दूं, सबसे ज़्यादा ये वाला रेट इशू होता है। क्यों? आपने कंट्री में अक्सर ये सिस्टम देखा होगा कि पुलिस कई बार अपने डिटेंशन पावर्स का बहुत मिसयूज़ करती है। कोई छोटा मोटा मुद्दा होता है या छोटी मोटी कोई बात होती है, उसके ऊपर भी पुलिस जीप में डाल के ले जाती है लोगों को, ठीक है। अगर बिना वजह के कोई पुलिस अथॉरिटी किसी को डिटेंड करती है, यानी कैद करती है, या इलीगली डिटेंशन होता है किसी का, तो वो बंदा खुद, उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके रिलेटिव्स या कोई भी उसका जो नोन है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे रेलिवेंट आर्टिकल्स के अंडर अप्रोच करके रिट ऑफ हेबीज कॉर्पस इशू करवा सकता है। उसके बाद क्या होगा, जब ये रिट इशू हो जाएगी तो जो कोर्ट है वो अथॉरिटी से पूछेगा कि आपने किस बेस के ऊपर इसे डिटेंड करके रखा है। अब अगर डिटेंशन लॉफुल होगा, माना किसी ने सच में कोई ऐसा क्राइम करा है या कोई ऑफेंस करा है, चाहे बेलेबल या नॉन बेलेबल हो, ठीक है, तो फिर इस रिट को इशू नहीं किया जाएगा। पर माना कि किसी ने ऐसी, पुलिस ने अपना मिसयूज़ करा या किसी भी ऐसी अथॉरिटी ने अपनी पावर का मिसयूज़ करा है और तब जाके इलीगली डिटेंड करा है किसी को, तो फिर इस रिट के अंडर दो कंडीशंस दी जाएंगी। एक तो आप उसे तुरंत छोड़ दीजिए, और अगर वो अथॉरिटी कहती है कि अभी भी हमारे पास माना रीजंस हैं, इलीगली या डिटेंशन नहीं हुआ है और रीजंस हैं इसे पकड़ने के, तो विद इन 24 आवर्स जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके आगे उस बंदे को जिसे कैद किया गया है, पकड़ा गया है, उसे प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये पहली रिट थी हेबीज कॉर्पस। हेबीज कॉर्पस की जो रिट है, इसके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस समझते हैं, दैट इज रुद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, एक बंदा था, उसे पहले उसने कुछ क्राइम करा, उसे मजिस्ट्रेट ने सज़ा दी। वो अपनी सज़ा पूरी कर चुका था, उसका जो टाइम पीरियड था प्रिजन में रहने का वो पूरा कर चुका था। उसके बाद उसे एक्स्ट्रा 14 साल तक जेल में रखा गया। तब ये रिट इशू कराई गई, उसे रिलीज़ किया गया, साथ ही एग्जेम्पलरी डैमेजेस दी गई। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो आप लोगों ने, सबने, लॉ स्टूडेंट्स ने सुना ही होगा स्पेशली, दैट इज़ एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। और हेबीज कॉर्पस केस भी से माना कहा गया है। इसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी रिट ऑफ हेबीज कॉर्पस, दैट इज़ टू हैव अ बॉडी। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रिट, जिसके अंडर इलीगली जिन लोगों को का डिटेंशन होता है उन्हें रिलीज़ किया जाता है या उनका प्रोडक्शन किया जाता है मजिस्ट्रेट के आगे। दूसरी रिट आती है मैंडेमस। मैंडेमस भी लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में मतलब है वी कमांड। अब इस रिट का क्या फंक्शन है वो समझ लेते हैं। वी कमांड के अंडर यानी मैंडेमस के अंडर आप रिट इशू करा के किसी भी ऐसी पब्लिक अथॉरिटी जिसके पास पब्लिक के लिए, सिटीजन्स के लिए कोई बाइंडिंग वो हो कि उन्हें हेल्प करनी है या फिर उन्हें कोई भी काम करना है या अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, बेसिकली आप उनसे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करवा सकते हैं। चाहे वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, इस टाइप की जो भी पब्लिक बॉडीज़ हैं, आप उनसे उनकी ड्यूटीज़ जो सिटीजन्स के लिए वो बाइंडिंग है परफॉर्म करने के लिए, वो परफॉर्म करवा सकते हैं मैंडेमस के अंडर। अब हम अपनी थर्ड और फोर्थ रिट को एक साथ समझेंगे, क्योंकि ये बहुत एक इसमें कन्फ्यूजन भी होता है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थर्ड हमारी रिट है प्रोहिबिशन और फोर्थ रिट है सर्शियोरारी। अब आपने एक सेंटेंस सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसी तरह से प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी को हम साथ में पढ़ते हैं। क्या होता है, जब लोअर कोर्ट के अंडर कोई मैटर चल रहा हो और माना जिस तरह से वहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या जिस तरीके से वहाँ पे जो ट्रायल है वो चल रहा है, जो पार्टी है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है और उसे लगता है, वैलिड रीज़न है उसके पास, कि जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट, वो अपना जजमेंट सुनाने में गलती कर सकता है, तो वो इन रिट्स पे अप्रोच कर सकते हैं। अब इनमें एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। प्रोहिबिशन की रिट तब इशू करवाने आप पहुँच सकते हैं
जब जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं लेकिन जजमेंट नहीं आया है, जब ट्रायल चल रहा है लेकिन जजमेंट नहीं आया है, प्रोसीडिंग्स बीच में हैं, उस टाइम पर उसे रुकवाने के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ये आपने सुना होगा कि हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया। तो प्रोहिबिशन की रिट को स्टे ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस होता है ये लोअर कोर्ट्स में स्टे ऑर्डर लगना। सर्शियोरारी में क्या होता है, अब माना पहले दो तरह के लोग होंगे जिन्हें पहले ही लग गया कि प्रोहिबिशन करवा लेते हैं इशू, क्योंकि जो प्रोसीडिंग्स जिस तरह से चल रही हैं उसमें जजमेंट गलत आएगा। अब क्या होता है, प्रोसीडिंग्स चलती गई और अचानक से जजमेंट आ गया, अब क्या करें, और आपको लगता है कि जजमेंट ये सही नहीं आया है, या अथॉरिटीज़ को भी लगता है कि ये जजमेंट गलत आया है, इसमें वायलेशन हुआ है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का या किसी के फंडामेंटल राइट का, तब आप सर्शियोरारी की रिट इशू कराने हायर कोर्ट्स पर जाएंगे। तो छोटा सा एक डिफरेंस है, जब प्रोसीडिंग्स चल रही हो और जजमेंट नहीं आया हो तब लगे कि प्रोसीडिंग्स गलत तरीके से चल रही हैं जिनसे कि जजमेंट गलत आ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स का या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा, तब क्या इशू होगा, प्रोहिबिशन की रिट। और जब जजमेंट आ जाएगा तब किसी को लगता है कि ये गलत जजमेंट आए तो क्या इशू होगी रिट, दैट इज सर्शियोरारी। जब सर्शियोरारी की रिट इशू होती है और वैलिड रीज़न होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मान लेते हैं जो लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल है उन्होंने गलत जजमेंट दे दिया है, फिर उसे क्वॉश कर दिया जाता है और उस जजमेंट की कोई भी मान्यता नहीं होती, उस जजमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। लास्ट हमारी रेट आती है को वारंटो, ये सबसे आसान रेट है, इसे बहुत आसानी से हम शॉर्ट में समझेंगे। को वारंटो लैटिन टर्म है, इसका इंग्लिश का मतलब क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अथॉरिटी से। अब इस रिट के अंडर क्या होता है, देखिए हमारे हिंदुस्तान में जुगाड़ चलता है, सही है, यहाँ पे पेपर्स की फॉर्जरी बहुत होती है, ब्लैक फैक्ट है ये। तो कई ऐसे केसेस हुए हैं कि लोगों ने अपने गलत कागज़ बनवा लिए, गलत मार्कशीट्स बनवा ली या फिर गलत डिग्री बनवा ली और उसके बाद जाकर किसी सरकारी नौकरी में जुगाड़ से लग गए और या किसी भी तरीके से पब्लिक ऑफिस अज्यूम कर लिया, ये सरकारी नौकरी लेकर बैठ गए। अब क्या होता है, अगर किसी को वैलिड रीज़न से ये लगता है कि इसने ये गलत तरीके से सरकारी नौकरी अपनाई है तो ये रिट इशू कराई जाती है। इस रिट में क्या होता है, को वारंटो का क्या मतलब था, बाय व्हाट अथॉरिटी। तो जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो उस पब्लिक ऑफिसर से पूछता है बाय व्हाट अथॉरिटी हैव यू अज्यूम्ड दिस पब्लिक ऑफिस, मतलब आपने किस अथॉरिटी से ये अज्यूम करा है ये पब्लिक ऑफिसर का टाइटल। उसके सारे कागज़ चेक होंगे, सारी उसकी मार्कशीट्स, उसके जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक होंगे। अगर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में गड़बड़ निकलती है या किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये निकलता है कि ये फॉल्स डॉक्यूमेंट है, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई भी ऐसा वैलिड रीज़न निकलता है कि उसने गलत तरीके से पब्लिक ऑफिसर का टाइटल अज्यूम करा है या वो पब्लिक ऑफिसर का टाइटल डिफेक्टिव है, तुरंत उस पब्लिक ऑफिसर से वो उसका ऑफिस वैकेट करवा दिया जाता है और उसे निकाल दिया जाता है। तो ये थी 5 तरह की रिट जो आज हमने समझी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इजी लैंग्वेज में समझा दी होंगी, हालांकि और भी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एक जो बेसिक आइडिया है 5 रिट्स का, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो समझाया। साथ ही हमने समझा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बारे में। अगर आपको लगता है आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।